बलदेव सिंह जी ने तो सीधा ये कह दिया कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पति का घर छोड़ा है। जिस घर में नारी को सम्मान ना मिले उस घर में रहने से क्या फायदा। कल तक जनता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अब जनता इस बारे में समझेगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि स्त्री का सम्मान करना बलदेव सिंह के स्वभाव में ही नहीं है। अब शारदा ने मेरे खिलाफ भी जुबान खोलनी शुरू कर दी है। सर, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। तो खुद को संस्कारी कहा करती थी ना, तो मेरे खिलाफ जुबान खोलते हुए उसके संस्कार कहाँ चले गए? मैं आचार्य जी से लगातार इस मामले में बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या हो गया? हुआ ये सरकार कि जिसने आरटीआई के जरिए सारी जानकारी निकाली है उसने अदालत में जनहित याचिका दायर की है। क्या? हाँ सरकार, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मामला बिगड़ने वाला है। अब आपको नुकसान पहुंचाकर बलदेव सिंह का तो कुछ फायदा होना नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो लल्ला। तुम ऐसा करो कि सुनील पंडित को मिलने के लिए बुलाओ। अगर ये सुनील पंडित बिकाऊ है और इसने किसी के इशारे पर यह सब किया है तो इसे खरीदने का दम तो हम भी रखते हैं। मैं इस पंडित से मिलना चाहूंगा। ये खुद बताएगा कि ये सब उसने किसके कहने पर और किसके इशारे पर किया है। जी नमस्ते मैम। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? अब यह भी एक ऐसी खबर मिली है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। कैसी खबर? हेलो, कैसी हो शारदा? जी मैं ठीक हूँ। सब तुम्हें मुख्यमंत्री जी करके बुलाते हो। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मेरे मुख्यमंत्री बनने का कम से कम इतना तो फायदा हुआ। आपको इस बात का ख्याल तो है कि कहीं मुझे बुरा तो नहीं लगा? इंटरव्यू में मेरे बारे में अनाप शनाप बोलकर तुमने अच्छा नहीं किया शारदा। शुरुआत तो आप ही ने की थी, सवाल तो आप ही ने उठाए थे, तो जवाब तो देना ही था ना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। आप चाहे जितना भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे एक सच कहने पर भी पाबंदी। बहस मत करो शारदा। तुम जिस ऊंचाई पर उड़ रही हो ना, मैं देख रहा हूं। और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने से पर जलने का खतरा हो जाता है। आपकी बातों में छुपी धमकी समझ रही हूँ, और ये भी समझ रही हूँ और देख रही हूँ कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है। मैंने तो सोचा आपने खुल्लम खुल्ला ये कहने के लिए फोन किया, मुझ पर लगाम लगाने के लिए आपने ये खेल खेला है, जनहित याचिका के रूप में। ठीक कह रही हो ना मैं? ये क्या कह रही हो तुम? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि ये जो जनहित याचिका दायर हुई है उसके पीछे मेरा हाथ है? मैं तो यही समझती हूँ, मुझे दूसरा और कोई समझ में नहीं आता। आंखें खुली रखोगी तो नजर आएगा ना। राजनीति में अभी तक बहुत कुछ सीखना बाकी है। राजनीति में जो लोग सीढ़ी चढ़ने में सहारा देते हैं वही पैर में फंदा मारकर नीचे भी गिरा देते हैं। और तुम मुझ पर शक कर रही हो? खैर, मैंने बस इतना कहने के लिए फोन किया था कि घर से तो तुम रिश्ता तोड़ चुकी हो। अब मेरे बारे में ऐसा मत कुछ कहना जो मुझे अच्छा ना लगे। मैम, मैं ये फाइल्स चेक कर रही थी। ये पुरानी फाइल है। पिछली सरकार ने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कंपनी डिफॉल्टर हो गई थी। हाँ तो? हमने जिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उसमें से एक कंपनी ये भी है। क्या क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैम। ये देखिए, ये दोनों फाइल टैली किए हैं मैंने। पता नहीं ये गलती कैसे हुई। अगर ये गलती मीडिया में आ गई तो हंगामा मच जाएगा। पिछली सरकार ने जो गलतियां की हैं, हम भी वही गलतियां कर रहे हैं।
इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अरे रागिनी, तुम? हाँ, लगता है कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ। अब तो कब आते हो कब चले जाते हो कुछ पता ही नहीं चलता। हम तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार ही करते रह जाते हैं। जब तुम राजवीर को अपने कमरे में लेकर जाती हो ना, तब मैं भी सिर्फ इंतजार करती हूँ। और तुम्हें इंतजार करना भी चाहिए, और अब तुम इंतजार करोगी भी। राजवीर, इसने हमारा ये कमरा तो ले ही लिया है, तो अब हम तो तुम्हारी पत्नी है, तुम हमारे पति हो, तो तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए ना। अब तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहना, हमें इस कमरे में बार बार आना अच्छा नहीं लगता। ओ रागिनी, तुम ये सब क्या सोचती रहती हो? तुम्हारी हालत देखकर सोच रहे हैं। और वैसे भी जब से इसे उठाकर लाए हो, कौन सी खुशी हासिल हो गई है तुम्हें? कौन सी सफलता मिल गई है? और हम तो कहते हैं इसका चेहरा देखकर जो निकलते हो ना, तो तुम्हारा बनता काम भी बिगड़ जाता है। राजवीर, चुप कराओ इसे। मैं इस घर में इसकी बकवास सुनने के लिए नहीं आई थी। जब जी आए, जो मन में आए बकती जाती है। बकवास सुनने नहीं आई थी तो फिर आई क्यों थी? और हम तो कहते हैं तुम्हें पछतावा होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। रागिनी, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रहे हैं राजवीर, जो हमें बहुत पहले कहना चाहिए था। अगर तुम्हें इस लड़की को इस घर से नहीं निकालना है ना, तो फिर इसे इसी कमरे में पड़े रहने। लेकिन तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहोगे। चलो हमारे साथ। रागिनी, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। काश कि तुम्हें अपनी हदों का एहसास होता राजवीर, तो इस लड़की को तुम इस घर में नहीं लाए होते। और माँ जी का इंटरव्यू देखा था ना तुमने, क्या कहा था उन्होंने? नारी को उसका सम्मान नहीं दिया जाता। तो कुछ ऐसा मत करो राजवीर कि हमें दुनिया के सामने इसका उदाहरण बनना पड़े। चलो राजवीर, जिस घर में नारी को सम्मान ना मिले, उस घर में रहने से क्या फायदा? उस घर में आज भी नारी एक उपभोग की वस्तु है, जिस पर कभी भी कोई भी हुक्म चलाया जा सकता है, जो हर बात मानने के लिए मजबूर है। लेकिन बलदेव सिंह तो ये दावा करते हैं कि वो नारी को समान अधिकार देने के पक्षधर हैं। काश ये बात उनके स्वभाव में होती तो शायद मेरी बेटी की जान नहीं जाती। अब बलदेव सिंह को समझ में आ रहा हो कि अपनी बीवी को चुनाव में उतारकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। लोग कहावत तो ये कहते हैं कि भूल से कुल्हाड़ी अपने पैरों पर दे मारे, लेकिन बलदेव सिंह ने अपनी बीवी को राजनीति में उतारकर अपने तो हाथ ही कटा लिया। ठीक कह रही आप। अब शायद बलदेव सिंह को महसूस हुआ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। काश कि उन्होंने
शारदा देवी को अपने घर की दहलीज लांघने पर मजबूर नहीं किया होता। उन्होंने मुझसे वादा किया था शांतिलाल जी कि उस सीट से मुझे टिकट दिलवाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर बलदेव सिंह मुकर गए और उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी को चुनाव लड़वा दिया। लड़ाई वहीं से शुरू हुई शांतिलाल जी, और वो लड़ाई आज यहां तक आ पहुंची है कि पति पत्नी पर आरोप लगा रहा है और पत्नी पति पर। शारदा देवी के इस इंटरव्यू के बाद बलदेव सिंह तो शर्म से पानी पानी हो गए होंगे कि उनकी पत्नी ने ही उनकी इज्जत उतार कर रख दी। लेकिन सच भी तो यही है शांतिलाल जी। बलदेव सिंह जैसे लोग औरत को सम्मान देना नहीं जानते, बल्कि उसके सम्मान से खेलना जानते हैं। उन्होंने मेरे सम्मान से भी तो खेला है। अगर शारदा देवी के बयान के बाद आपका भी यह बयान आ जाए कि बलदेव सिंह का स्वभाव स्त्री को सम्मान देना नहीं बल्कि उनके सम्मान से खेलना। फिलहाल तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शारदा देवी ने बलदेव सिंह को जो जवाब दिया है उससे बलदेव सिंह की क्या हालत है, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं? हेलो। क्या हुआ सोनाली, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम रो रही हो क्या? हाँ दीदी, आपकी आंखों में तो कामयाबी की चमक है, लेकिन मेरी आंखों में मायूसी के आंसू। कल तक तो मैं आपके साथ हंसती थी, लेकिन आज मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि आप मेरे लिए आंसू बहाई। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो सोनाली? अरे तुम्हें उस घर में कमी ही किस चीज की है जो तुम रो रही हो? दीदी, कमी हो या ना हो, लेकिन मैं तो बस ये जानती हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, ना प्यार ना अधिकार। देखो सोनाली, तुम दरअसल अपनी ही सोच से दुखी हो रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, सिर्फ राजवीर को अपनी मुट्ठी में रखो, सब ठीक हो जाएगा। खैर, आप ये सब छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि आपने किस लिए फोन किया? कुछ बात करनी थी तुमसे, लेकिन अब मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। बाय बाय। अरे तो मैं घर आ रहा था बलदेव जी से मिलने, लेकिन आपने ही फोन करके मना कर दिया। अब देखिए, बलदेव सिंह से मिलने मिलने की जरूरत तो है नहीं। आपको पता है ना कि कौन सी कहाँ पे कैमरे का हमें देख रही हो, और दुनिया को ये नहीं बताना है कि आप जो कर रहे हो वो बलदेव सिंह के कहने पे कर रहे हो। हाँ, ये तो पहले से ही तय था। इसलिए बोल रहा हूँ कि दूरी बना के रखना जरूरी है। आपने जनहित याचिका दायर की है ना? हाँ, तो ये लीजिए इसकी कीमत। और सुनिए, अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जनहित याचिका के बारे में सुनते ही शंकर प्रसाद के पेट में मरोड़ उठेगा। वो सोचेंगे और हो सकता है कि वो आपसे मिलने की कोशिश भी करें। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं या ना मिलूं? यही तो मैं समझाने आपको आया हूँ। हेलो हेलो, सुनील पंडित बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? दरअसल मैं आपका एक खादिम बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी मुलाकात करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। दरअसल मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे घर पे आए। साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? दरअसल आप शंकर प्रसाद जी को तो जानते होंगे जी। मैं उन्हीं के यहाँ से बोल रहा हूँ। ओह जी, आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा
अब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अब ये समझ लीजिए कि आप शंकर प्रसाद जी के मेहमान बन चुके हैं और हम चाहते हैं कि एक बार आप मेहमान नवाजी का हमें मौका दें। दरअसल शंकर प्रसाद जी आपसे मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। लेकिन वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? जी, आपने तो उनका चैन चुरा लिया है। जिस तरीके से प्रेसी से मिलने के बाद मन को शांति मिलती है, ठीक उसी प्रकार से शंकर प्रसाद जी को आपसे मिलकर मन को शांति मिलेगी। बस ये बताइए आप कि कब और कहां मुलाकात हो सकती है? मैं आपको फोन करता हूँ। अब बता जरूर दीजिएगा। हाँ, मुलाकात अगर आज ना हो सके तो क्या हुआ, कल जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। चलिए बाय। बाय। अगर इस बार दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी ने आरटीआई लगा दिया तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बात किस हद तक बढ़ेगी हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि इस गड़बड़ी के पीछे है कौन। जिंदगी एक भंवर है। हाँ पापा, मैम तो दौरे पर गई हैं, उनसे तो बात नहीं हो पाएगी। हाँ पापा, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से इस बार भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। नहीं पापा, मैं सारी बातें आपसे फोन पे नहीं कर सकती। मैं घर आके आपसे बात करती हूँ। जी पापा। प्रदीप जी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, क्या आपने सारी फाइलें बराबर चेक की थी? हाँ, हमने चेक किया था, लेकिन पूरी तरह से डिटेल में चेक नहीं कर पाए थे। और अभी मैडम ने भी हमसे कहा है कि हम आकर आपसे मिलें। आखिर बात क्या है? एक मिनट, देखिए ये फाइल और ये दोनों फाइल देखिए। जो गलती पिछली सरकार ने की थी, जिस बात पर जनहित याचिका दायर हो गई, ठीक वैसी ही गलती हमसे भी हो रही है। ये क्या कह रही हैं आप? आप देखिए, ये दोनों फाइल एक ही कंपनी की है। पिछली सरकार ने कई ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे जिनका नामो निशान तक नहीं है और जो बाद में डिफॉल्टर साबित हुई। उन्हीं में से एक कंपनी ये भी है। और हैरानी की बात यह है कि हमारी सरकार ने भी इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो असल में है ही नहीं। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं ज्योति कि ये फाइलें हमारे सामने नहीं आई है, क्योंकि जो भी फाइलें हमारे सामने आती है हमने उनका वेरिफिकेशन करवाया है, तब उन्हें आगे बढ़ाया है। तो फिर ये फाइल मैम तक पहुंची कैसे? और मैम ने इस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी कैसे? यही नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी के एवज में 25 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ी। जरा सोचिए प्रदीप, अगर इस बार दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी ने आरटीआई लगा दिया तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बात किस हद तक बढ़ेगी हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि इस गड़बड़ी के पीछे है कौन। इस ऑफिस में कोई तो ऐसा है जिससे ये गलती हुई है, जिसने ये फाइलें उन फाइलों में लाकर रख दी। तो कॉन्ट्रैक्ट भी रोकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। वही कह रहे हैं राजवीर, जो हमें बहुत पहले कहना चाहिए था। अगर तुम्हें इस लड़की को इस घर से नहीं निकालना है ना, तो फिर इसे इसी कमरे में पड़े रहने दो। लेकिन तुम हमारे साथ हमारे कमरे में रहोगे। काश कि तुम्हें अपनी हदों का एहसास होता राजवीर, तो इस लड़की को तुम इस घर में नहीं लाए होते। और माँ जी का इंटरव्यू देखा था ना तुमने, क्या कहा था उन्होंने? नारी को उसका सम्मान नहीं दिया जाता। तो कुछ ऐसा मत करो राजवीर कि हमें दुनिया के सामने इसका उदाहरण बनना पड़े। चलो राजवीर। ये किसी और की नहीं, मेरी ही गलती की सजा है। ये बात मेरे लिए सजा इसलिए बन गई है क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि
कि मैं सचमुच राजवीर से प्यार करने लगी तो उससे दूर जाने की बात सोचकर भी डर लगता है। ना कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। क्या करूं मैं? अगर मैं चली गई तो राजवीर के बिना रह पाऊंगी? इस घर में रही भी तो क्या सुकून से रह पाऊंगी? पता नहीं जिंदगी ने किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि मैं किधर कदम बढ़ाऊं। रागिनी ये समझती है कि वो मुझे मजबूर करके अपनी हर बात मनवा लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उसे कानूनी तौर पे तलाक देने वाला हूं। मेरा फैसला यह है कि मैं रागिनी को तलाक दूंगा। जिंदगी एक भंवर है। सोनाली, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तुम्हें और कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये बात सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नहीं सोनाली, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आंसू नहीं देख सकते? ये आंसू तो तुम्हें नहीं दिए ना राजवीर। अगर मैं तुम्हारे सामने रहूंगी तो देखना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा बस रागिनी पर नहीं चलता ना, उस तरह से आंसुओं पर भी मेरा बस नहीं चलता। देखो सोनाली, मैं जानता हूं कि रागिनी की वजह से तुम बहुत परेशान हो। काश की रागिनी भी तुम्हारी तरह परिस्थितियों को समझ सकती, लेकिन वो तो अपने अधिकारों की धौंस जमाती रहती है। उसकी धमकियों से तो तुम्हें डरना ही होगा राजवीर, क्योंकि इन हालातों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा जा सकता। नहीं सोनाली, अब मैंने एक फैसला कर लिया है। हाँ सोनाली, रागिनी ये समझती है कि वो मुझे मजबूर करके अपनी हर बात मनवा लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उसे कानूनी तौर पे तलाक देने वाला हूं। मेरा फैसला यह है कि मैं रागिनी को तलाक दूंगा। जितना पैसा मिला होगा उससे 4 गुना देने को तैयार, बशर्ते आप हमसे हाथ मिलाने को तैयार हो जाए। आप जो कहेंगे होगा, लेकिन उसकी कीमत होगी 10 करोड़। दिया, लेकिन शर्त यह है कि मुझे उसका नाम जानना है जिसने मेरी कब्र खोदने की कोशिश की है।